सो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांस रिवॉल्यूशन। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष की थी। उसकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। उसका नाम था मैरी एंटेंट। और लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशकों को, जो उसका शत्रु था ब्रिटेन, उससे उसको अलग करवाया, जिस कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। अब आप लोग पूछोगे कि लिब्रे क्या है, तो लिब्रे का मतलब है वो फ्रांस की करेंसी थी, यानी मुद्रा थी, ठीक है, जिसको 1794 में बंद कर दिया था। तो आगे चलते हैं। फिर उस पर पहले से 2 अरब लिब्रे का पहले से कर्ज था। किस पर? फ्रांस पर। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में 3 एस्टेट्स थे। जैसे 3 वर्ग थे, एस्टेट्स का मतलब वर्ग थे, 3 वर्ग थे। प्रथम वर्ग में पादरी आते थे, सेकंड वर्ग में कुलीन वर्ग आता था, और थर्ड वर्ग में आते थे किसान, जमींदार, कारीगर और छोटे व्यापारी, व्यापारी इत्यादि, ठीक है। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन दोनों को शुरू से, यानी कि जन्म से, कुछ विशेष सामंती विशेष अधिकार थे। लेकिन जो थर्ड वर्ग था, उन लोगों को ये विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। जो सभी खर्च था, सभी जितने भी प्रकार के खर्च थे लुई 16 के शासनकाल में, उनको एक तरीके से जो वहन करता था वो थर्ड थर्ड वर्ग के लोग कर दे करके जो पैसा देते थे उससे वहन होता था। यानी कि वर्साय एक विशाल महल था, उसकी शान और शौकत, सब चीज़ का खर्चा कौन? एस्टेट्स के द्वारा दिया जाने वाला जो कर था उससे पूरा होता था। अच्छा, जो कर थे वो 2 टाइप के थे, टाइड और टाइल। टाइल एक धार्मिक कर था जिसको जिसको पादरी वर्ग को दिया जाता था। पादरी वर्ग को दिया जाता था। कौन देता था? थर्ड वर्ग। और जो टाइल था ये कुलीन वर्ग किससे? थर्ड वर्ग से लेता था, ठीक है। और यह एक अप्रत्यक्ष कर नहीं था। प्रत्यक्ष कर में टाइल शामिल था, और अप्रत्यक्ष कर वह होते हैं जिनमें जो डेली के, यानी कि रोजाना की जो उपभोग करने वाली वस्तुएं होती हैं उनको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता था, ठीक। फ्रांस की जनसंख्या 1750 में 2.3 करोड़ थी, लेकिन 1789 में वो 2.8 करोड़ हो गई, ठीक। जो फ्रांस की स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन स्थिति तब और ज़्यादा ख़राब हो गई जब वहाँ पर मतलब कि ओले या फिर सूखा पड़ जाने की वजह से सारी फसल ख़राब हो जाती थी, ठीक है। जो उसको बोला गया जीविका संकट। जीविका संकट को प्राचीन राजतंत्र में आम, मतलब प्राचीन राजतंत्र में आम था वो, ठीक है, आम प्रॉब्लम थी कह सकते हैं हम। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसको मध्य वर्ग कहा। मध्य वर्ग में वो लोग शामिल थे जो व्यापारी करते, मतलब व्यापार करते थे, जो व्यापार करके जो धन कमाते थे उनको व्यापारी कहा गया। ये व्यापारी समुद्र व्यापारी ऐसे लोग थे, ठीक है। और इसमें कुछ समृद्ध लोग भी थे। समृद्ध का मतलब है जिनके पास में अच्छी ज़मीन, पैसा इत्यादि शामिल था। धीरे धीरे जॉन लॉक और जियो जॉक रूसो, ये 2 दार्शनिक थे, ठीक है। इन लोगों का मानना था जो स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसर सभी को मिलने चाहिए, चाहे वो फर्स्ट वर्ग के हो, सेकंड के हो या थर्ड के हो। तो इनकी परिकल्पना इस प्रकार थी।
रूसो ने जियो जॉक रूसो थे, इनके विचार, इसी विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया और सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का एक प्रस्ताव रखा। ठीक है। इसी के बीच में जॉन लॉक व जियो जॉक रूसो द्वारा लिखित एक उपन्यास था जिसको टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट कहा गया। क्या? टू ट्रीटाइज गवर्नमेंट किसने लिखा है? तो जॉन लॉक और जियो जॉक रूसो द्वारा। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन। अब आप जानते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम क्या होते हैं। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने की एक रचना है, उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्या है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसके जो 13 उपनिवेश ब्रिटेन से जब आज़ाद हो गए, तो उन्होंने मॉन्टेस्क्यू सरकार, यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने जो नीति अपनाई थी, बोला था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बननी चाहिए, उसको अपना लिया था। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। एक आर्थर यंग, जो एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर, उन्होंने 1787 और 1789 के बीच में फ्रांस की यात्रा की थी। आर्थर यंग ने 1787, 1789 में फ्रांस की यात्रा की। जॉर्ज डांटन ने 1793 में एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी रुपया को सू कहा। क्या कहा? सू कहा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं यहीं से। थैंक यू गाइस, बाय बाय।